हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं अरविंद घोष के ऊपर। और ये स्टडी जो होती है वो हम डिस्क्रिप्टिव वे में करते हैं। तो चलिए अपने स्टडी को आगे बढ़ाते हुए इसकी स्टडी करते हैं और इसमें वो सभी फैक्ट आ जाएंगे जो इनसे संबंधित क्वेश्चंस बनते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। इनका जन्म 15 अगस्त 1872 ईस्वी को बंगाल के एक संपन्न परिवार में हुआ था। किनका? तो अरविंद घोष का। इनके पिता का नाम डॉक्टर कृष्णधन घोष तथा माता का नाम श्रीमती स्वर्णलता देवी था। इनके पिता एक सिविल सर्जन थे जो पूरी पश्चिमी सभ्यता में रंग गए थे। अरविंद अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे थे, परंतु उनके ऊपर होनहार बिरवे के होत चिकने पात वाली कहावत चरितार्थ होती थी। जब वे 5 वर्ष के थे तभी उन्होंने अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया गया। जब इनकी अवस्था 7 वर्ष की थी तब ये तीनों भाई अपने माता पिता के साथ इंग्लैंड गए, जहां इन सबको सभ्य अंग्रेज परिवार में शिक्षण ग्रहण करने के लिए छोड़ दिया गया। उस परिवार ड्यूएट दंपति के संरक्षण में अरविंद ने लैटिन भाषा में काफ़ी अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली, परंतु अचानक ड्यूएट परिवार को लंदन से बाहर जाना पड़ा, जिसके कारण इन तीनों भाइयों को लंदन से सेंट पॉल स्कूल में भर्ती कराया गया। स्कूल की पढ़ाई समाप्त करने के पश्चात अरविंद ने लंदन के किंग कॉलेज में अपना प्रवेश लिया, जहां उन्होंने ग्रीक व लैटिन भाषा में असाधारण योग्यता प्रदर्शित करते हुए अनेक पुरस्कार प्राप्त किए। जब वे 18 वर्ष के हुए तब वे ICS की परीक्षा में बैठे, जिसमें ग्रीक व लैटिन में वे सबसे अधिक नंबर लेकर बड़े सम्मान के साथ पास हुए, किंतु घुड़सवारी में वे फेल हो गए, जिसके कारण उनका चुनाव न हो सका। इंग्लैंड में ही अरविंद की मुलाकात बड़ौदा नरेश से हुई और तब उन्होंने अपना प्राइवेट सेक्रेटरी निजी सचिव बना लिया। इस प्रकार इंग्लैंड में पूरे 14 वर्ष बिताने के पश्चात एकदम अंग्रेजी सभ्यता वाले आचार विचार के साथ अरविंद अपने भाइयों के साथ भारत लौटे। अरविंद जब अपने भाइयों के साथ रास्ते में ही थे तब उनके पिता को यह खबर मिली कि वे सब जिस जहाज से आ रहे थे वह डूब गया। इस दुखद खबर को अरविंद के पिता बर्दाश्त न कर सके, जो उनका निधन होने का कारण बन गया। बड़ौदा नरेश के पास कुछ समय काम करने के पश्चात उन्होंने अरविंद यह अनुभव किया कि उनके जैसा स्वतंत्र विचार वाला व्यक्ति राजा महाराजा की नौकरी के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। तो यहाँ पे बड़ौदा नरेश की बात हम कर रहे थे। बड़ौदा नरेश, अगर आप बड़ौदा आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर अभी भी इनके महल और बहुत कुछ प्राचीन चीज़ें बड़ौदा में इनकी उपलब्ध हैं। इनके महल और बहुत सी चीज़ें हैं, बिल्डिंग्स हैं जो कि प्राचीन नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री के जो हुए हैं महाराजा उनका राज परिवार और उनके वंशज अभी तक यहाँ पर हैं। तो आगे चलते हैं। इस कारण वे नौकरी को छोड़कर बड़ौदा कॉलेज में प्रोफेसर बन गए और कुछ ही समय पश्चात वे उस कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल भी बन गए। उन्होंने शिक्षा को राष्ट्रीय मांग के अनुरूप बनाने के लिए बड़ौदा छोड़कर कलकत्ता में नेशनल कॉलेज में आकर नौकरी की। यद्यपि इस समय उनका वेतन बड़ौदा की तुलना में 5वां
हिस्सा ही था, परंतु इसके बावजूद भी उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। उल्लेखनीय है कि यह कॉलेज 14 अगस्त 1906 ईस्वी में स्थापित हुआ। श्री अरविंद शिक्षा को एक महान राष्ट्रीय आंदोलन का अंग मानते थे, इसीलिए जब उन्हें नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की ओर से कलकत्ता के एक कॉलेज में आने को कहा गया तो उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। उनका विचार था कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ दिव्य वस्तुएं हैं। शिक्षा का मूल कार्य उसे खोजना, विकसित करना और उपयोग में लाना है। शिक्षा का मूल लक्ष्य विकासशील अंतरात्मा द्वारा अपने अंदर से उस वस्तु को निकालना है जो उसमें सबसे अच्छी हो और उसे किसी उद्यत उपयोग हेतु पूर्ण बनती हो। अपने देश में लौटने के पश्चात इनके मन में भारतीय की भावना प्रस्फुटित होने लगी, जिसके कारण उन्होंने विभिन्न भारतीय भाषाओं को सीखना प्रारंभ कर दिया। इस क्रम में ये शीघ्र ही बंगला, संस्कृत, गुजराती, मराठी आदि भाषाओं के अच्छे ज्ञाता बन गए। ये भारतीय साहित्य व दर्शन पढ़कर पूर्णतया सनातनी हो गए और मृणलिनी से इनका विवाह भी सनातनी रीति रिवाजों से हुआ। शादी के कुछ समय पश्चात इनका मन योग में रम गया तथा इसके बाद उन्होंने बड़ोदरा कॉलेज की नौकरी भी छोड़ दी। उनके जीवन का नियम था कि सादा जीवन और उच्च विचार। अरविंद का बचपन इंग्लैंड में स्कूल व कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करने में बीता था, अतः उनका पराधीन भारत में दम घुटना स्वाभाविक ही था। अतः इस प्रकार उनके हृदय में विद्रोही भावना धीरे धीरे अपना स्थान बनाने लगी। इसके लिए उन्होंने सर्वप्रथम पत्र पत्रिकाओं में अपना नाम दिए बिना भारतीय स्थिति के बारे में लिखना प्रारंभ किया। अरविंद के अनुसार, तो ये स्टेटमेंट है, ध्यान दीजिएगा, भारत की पराधीनता का कारण अंग्रेजों का प्रभुत्व न होकर भारतीय वासियों की हीनता की भावना व अज्ञानता थी। यही कारण था कि उनके उत्तेजक विचारों से एक तरफ जहां भारतवासी प्रभावित होने लगे, वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों का चौंकना स्वाभाविक था। 18 मई 1908 अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत कलकत्ता के अलीपुर की अदालत में 34 व्यक्तियों को अवैध अस्त्र शस्त्र रखने के कारण पेश किया गया, जिन्हें कुछ दिन पूर्व ही जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। बरिंद्र गुट के लगभग सभी सदस्यों को आजीवन काला पानी की सजा दे दी गई, परंतु अरविंद घोष को छोड़ दिया गया। इनकी पैरवी के लिए वकालत देशबंधु चित्तरंजन दास ने की। रिहाई के पश्चात अरविंद घोष ने कहा कि उन्हें जेल में श्री कृष्ण के दर्शन हुए। तत्पश्चात अंतरात्मा की आवाज ने उन्हें राजनीतिक कार्य छोड़कर आत्मा की खोज में संलग्न हो जाने को कहा। उन्होंने अंग्रेजों में कर्म योगिनी नामक पत्र प्रकाशित किया। इस पत्र के आपत्तिपूर्ण लेखों के कारण इनके विरुद्ध वारंट जारी हो गया, जिसके पश्चात ये 1910 में फरार होकर पांडिचेरी चले गए और वहीं बस गए, जो उन दिनों फ्रांस के कब्जे में था। उल्लेखनीय है कि 1910 में ये अपनी राजनीतिक प्रसिद्धि के शिखर पर थे। कब? 1910 में। अंग्रेजों ने अरविंद घोष को संपूर्ण भारतवर्ष में अपना शासन के विरुद्ध कार्य करने वाला एक सबसे खतरनाक आदमी बताया। इन्हें देशभक्त दार्शनिक की संज्ञा दी गई। उल्लेखनीय है कि पांडिचेरी में बसने के पश्चात ये क्रांतिकारी से योगी बन गए। होली माँ, जो एक फ्रेंच कूटनीतिज्ञ की पत्नी थी, का आगमन सर्वप्रथम 1914 में हुआ। तत्पश्चात उन्होंने वहां श्री अरविंद ने एक दूसरे की आध्यात्मिकता को पहचाना। होली माँ जब 1920 में पांडिचेरी में स्थायी रूप से रहने के लिए लौटी, तब श्री अरविंद ने ही उन्हें होली यानी पवित्र माँ की संज्ञा से नामित किया। पांडिचेरी के ओरोवेल में इन्हीं दो व्यक्तियों के प्रयास से 1920 में स्थापित अरविंद आश्रम भारत में ही नहीं, विश्व में भी प्रसिद्ध हो गया।
आत्म अनुशासन द्वारा जीवन का स्तर आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठाना, जीवन के सभी पहलुओं के प्रति आध्यात्मिक दृष्टि रखना एवं केवल अपनी स्वयं की आवश्यकताओं के लिए ही नहीं अपितु सबके कल्याण हेतु कठोर परिश्रम करना आदि अरविंद आश्रम के आदर्श थे। अरविंद यह विश्वास करते थे कि आत्म अनुशासन एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही मनुष्य उच्चता के शिखर पर पहुंच सकता है। दोनों अरविंद व होली माँ ने यह स्वीकार किया कि कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है, क्योंकि उन दोनों की धारणा थी कि जीवन का कोई भी पहलू एवं कार्य का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो आध्यात्मिक दृष्टि से अछूता हो। अरविंद आश्रम में विश्व के विभिन्न देशों से आए 1500 निर्वासित कार्य करते थे। ओरोविल के एक अंतर्राष्ट्रीय नगर जिसकी नींव 1968 में डाली गई थी, जो अरविंद के मानवीय एकता के आदर्शों की ओर से एक कदम था। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि पांडिचेरी का भारत में विलय नवंबर 1954 में फ्रांस की तात्कालिक प्रधानमंत्री मेडिज व भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सहमति के फलस्वरूप हुआ। उल्लेखनीय है कि इस समझौते के फलस्वरूप पांडिचेरी को 1 नवंबर 1956 ईस्वी में केंद्र शासित प्रदेश बनाकर इससे अंतर्गत करायकाल माहे या नाम व पांडिचेरी को सम्मिलित किया गया, जिसका कुल क्षेत्र 492 वर्ग किलोमीटर था, जिसमें अकेले पांडिचेरी की प्रमुख राजधानी नगर का क्षेत्र 293 वर्ग किलोमीटर था। 20वीं शताब्दी के प्रथमार्ध के छपे उनके एक लेख मातृ दर्शन की चर्चा करते हुए सुंदरलाल ने कहा कि मातृ दर्शन का अभिप्राय माता यानी भारत माता का दर्शन है। इस मार्मिक लेख में श्री अरविंद ने लिखा था कि पहले भी उनके महापुरुषों ने माता के दर्शन की कोशिश की, परंतु उन्हें भारत माता की जगह केवल हिंदू माता के ही दर्शन हो सके। भारत माता के संपूर्ण रूप के दर्शन का सौभाग्य आजकल 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीयता को प्राप्त हो सका। श्री अरविंद के मुसलमान शिष्यों में कलकत्ता के मौलवी विलायत हुसैन व अलीगढ़ के मौलाना हसरत मोहानी के नाम मुख्य रूप से उल्लेखनीय हैं। श्री अरविंद ने ही पश्चिम बंगाल में गुप्त क्रांतिकारी दल संगठित किया, जिसे अंग्रेजों ने टेररिस्ट की संज्ञा दी, जिसकी पश्चिम बंगाल के कोने कोने में शाखाएं थी तथा ये इसके प्रधान संचालक व मार्गदर्शक थे। जतिन बोस कलकत्ता व इलाहाबाद के मध्य कड़ी का काम करते थे, जबकि मुजफ्फरपुर यानी बिहार में 3 अंग्रेजों पर बम फेंकने वाले खुदीराम बोस तथा विश्वासघाती सरकारी गवाह नरेंद्र गोस्वामी को जेल खाने में गोली मारने वाले कन्हैया लाल दत्त भी अरविंद के ही आंदोलन की उपज थे। 1922 में अरविंद ने देशबंधु चित्तरंजन दास को लिखा था कि यह मानव आत्मा का विकास है। अनुभव मुझ में दृढ़ हो गया है कि कर्म तथा जीवन का सच्चा आधार आध्यात्म है, अर्थात यह एक ऐसी नवीन चेतना है जिसका विकास केवल योग के जरिए ही हो सकता है। उनके मतानुसार स्वयं जीवन भी एक योग है और उसकी 3 सीढ़ियों को मानव को एक एक करके पार करना होता है। उल्लेखनीय है कि ये तीनों सीढ़ियां तथा शारीरिक जीवन, मानसिक जीवन व आध्यात्मिक जीवन का बोध कराती है। वो सदैव कहा करते थे कि मानव का यह परम कर्तव्य है कि वह अपनी आत्मा का चरम विकास करते हुए परमात्मा से साक्षात्कार करे। योग के संबंध में श्री अरविंद का कहना था कि यह ज्ञान के लिए, प्रेम के लिए या कर्म के लिए परमात्मा के अंतर मिलन है। विश्व, व्यक्ति और परमात्मा के संबंध में उनके ये विचार थे। मधु अपने आप को और अपने सब बिंदुओं का
इकट्ठा स्वाद ले सकते हैं। उनकी सभी बूंदें एक दूसरे का स्वाद ले सकती हैं तथा उसकी प्रत्येक बूंद संपूर्ण मधु छत्ते का स्वाद ले सके। ऐसा ही इस परमेश्वर और विश्व का संबंध है। मृत्यु से पूर्व श्री अरविंद ने भारतवासियों को जो अंतिम संदेश दिया उसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि आध्यात्मिकता ही भारतीय लोकमानस की कुंजी है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टेटमेंट, ध्यान रखिए। आगे चलते हैं। भक्ति की भावना उनकी सहजता भावना है। भारत के आदिकाल में ही इसे देख लिया और अपनी यह अंतर्दृष्टि उसने कभी नहीं खोई, जिसे वह भविष्य में भी इसी अंतर्दृष्टि की अपेक्षा करता है। श्री अरविंद का देहवासन 5 दिसंबर 1950 में को हो गया, यानी आज़ादी मिलने के बाद। तब इनकी सहयोगिनी श्री माँ मदर आश्रम का संचालन करती थी। उल्लेखनीय है कि श्री माँ का देहवासन 17 नवंबर 1973 को हुआ। अरविंद में लघु उद्योग के कई केंद्र चलते थे। यहाँ का हाथ का बना कागज विशेष रूप से लोकप्रिय हुआ। यहाँ पर ललित कलाओं, कृषि व उद्योग की शिक्षाओं के द्वारा जीवन की समस्याओं को हल करने की कोशिश भी की जाती थी। पांडिचेरी का वर्तमान इतिहास 1673 ईस्वी में प्रारंभ होता है। इसी वर्ष चेन्नई के पास सेंट होम के किलेबंद नगर में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट मार्टिन को डचों ने पराजित कर दिया। उल्लेखनीय है कि मार्टिन हार कर फ्रांस वापस नहीं गया तथा इस क्रम में वह पांडिचेरी में आकर बस गया। उस समय पांडिचेरी एक छोटा सा भूभाग था जिसको उन्होंने जी के राजा से खरीदा था। धीरे धीरे उन्होंने इसे एक समृद्धशाली नगर के रूप में परिवर्तित कर दिया। डचों ने 20 वर्ष के बाद इस भूभाग पर अपना अधिकार कर लिया, लेकिन बाद में एक संधि के अनुसार यह नगर पुनः फ्रांसीसियों के अधीन कर दिया गया। उसके पश्चात इस नगर पर अंग्रेजों ने भी कितनी बार आक्रमण किए, परंतु यह नगर अंततः भारत में विलय के पूर्व तक फ्रांसीसियों के ही अधीन रहा। महर्षि अरविंद के अनुसार मस्तिष्क को ऐसा कुछ नहीं सिखाया जा सकता जो जीव की आत्मा के अनावरण में गुप्त ज्ञान के रूप में पहल से ही गुप्त नहीं। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा योजना की आवश्यकताओं पर बल देते हुए 5 सूत्रीय कार्यक्रम के बारे में कहा था। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 है, समाज केवल सफल कैरियर और धन को महत्व ना दे, बल्कि इसके बजाय छात्रों के पूर्ण विकास की सर्वोच्च आवश्यकताओं के लिए आग्रह करे। नंबर 2 है, शिक्षा की आवश्यकता को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए और राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में अपनाई जानी चाहिए। देश में सभी आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए। देश भर के गांवों में भी स्थायी प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा सकारात्मक प्रयास होने चाहिए। नंबर 5 है, अध्यापकों को स्वयं वास्तविक उदाहरण बनाकर दिखाना चाहिए तथा देश के लिए अपने मिशन की खोज में जुट जाना चाहिए। श्री अरविंद घोष की दूसरी क्रांतिकारी देन वंदे मातरम पत्र का कार्यवाहक संपादक था। ये दोनों पत्र 29 अक्टूबर 1908 ईस्वी तक मुख्य रूप से प्रचलित रहे। वंदे मातरम नामक पत्र के मुख्य संपादक विपिन चंद्र पाल थे और श्री अरविंद इसके सहायक संपादक थे। अरविंद ने भारतीय पत्रकारिता को एक नवराष्ट्रवाद स्वर दिया। ब्रिटिश सरकार को शीघ्र ही इसमें राजद्रोह की झलक दिखाई देने लगी। अरविंद ने उक्त पत्रों के माध्यम से अपने संघर्ष को राजनीतिक वक्ताओं का चोंच मिलाकर यह गुंटूर गु नाम करना न बताकर अपने देश की अन्य राष्ट्रों में एक पृथक राष्ट्र के रूप में पुनः स्थापना करना बताया। वंदे मातरम के प्रकाशित लेखों में 11-23 अप्रैल 1907 के अंकों में निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत शीर्षक के अंतर्गत 7 लेख बेहद प्रसिद्ध हुए,
जो शीघ्र ही राष्ट्रीय चेतना के दिशाबोधक स्वर बन गए। अरविंद ने युवाओं का आत्म विकास और आत्म रक्षात्मक प्रतिरोध करने के लिए आह्वान किया। इसके संदर्भ में उन्होंने पत्र में लिखा कि हम आत्म विकास की नीति को राष्ट्रीय जीवन के हर विभाग में लाना चाहते हैं। केवल स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय पंचायती अदालतें, स्वास्थ्य रक्षा, दुर्भिक्ष बीमा, दुर्भिक्ष निवारण, हमारे हक में जो कुछ काम आए, जो भी तुरंत करने की ज़रूरत हो, हमें उसे अपने आप करने का प्रयास करना चाहिए। अरविंद का यह भी कहना था कि शुरू में हमारा रक्षात्मक प्रतिरोध मुख्य रूप से निष्क्रिय होना चाहिए, यद्यपि जब कभी बाध्यता हो तो उसे सक्रिय प्रतिरोध के द्वारा संपूर्ण करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वंदे मातरम के ये लेख ब्रिटिश सरकार में सहन ना हो सके, इसी कारण अरविंद पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया तथा 16 अगस्त 1907 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सरकार को प्रमाण ना मिलने पर उन्हें 23 दिसंबर 1907 को छोड़ देना पड़ा। सर एंड्रयूज फ्रेजर ने बंग भंग आंदोलन के लिए कलकत्ता के वकीलों और वहां के स्थानीय अखबारों को जिम्मेदार ठहराया। वॉवेट फ्रेजर ने भंग विरोधी आंदोलन के कारण भारत की अपेक्षा लंदन की तात्कालिक घटनाओं में ढूंढने का प्रयास किया। इसके अनुसार 16 अगस्त 1905 को लॉर्ड कर्जन ने भी भारत मंत्री को त्यागपत्र दिया। इस त्यागपत्र से यह प्रतिध्वनि होती थी कि मानो बंगाल विभाजन की योजना केवल कर्जन की योजना थी। इस त्यागपत्र के संबंध में वॉवेट फ्रेजर ने लिखा कि एक तार ने बंगाल में विद्रोह और अव्यवस्था फैलाने में ज्यादा कार्य किया, बजाय बंगाली नेताओं के सैकड़ों उत्तेजक वक्तव्यों के। बंग विभाजन के विरोध में यह मुख्य पत्र स्टेट्समैन ने लिखा था कि ब्रिटिश भारत के इतिहास में कभी भी ऐसा समय नहीं आया जबकि सुप्रीम सरकार ने जनभाव व जनमत को इतना कम महत्व दिया हो जैसा कि वर्तमान शासन में। लंदन के प्रसिद्ध पत्र डेली न्यूज ने बंग भंग के विषय में भारत मंत्री से विभाजन को तत्काल रोकने का आग्रह किया। मैकडॉनल्ड ने उसे प्लासी युद्ध के बाद की सबसे बड़ी गलती बताया, जबकि मैनचेस्टर के संवाददाता नेविन्स ने विभाजन को वर्तमान रूप में असंतोष का प्रारंभ बताया। बंगाल विभाजन की प्रक्रिया 16 अक्टूबर 1905 से ही दिखाई देने लगी थी, क्योंकि इस दिन को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। इसी दिन लोगों ने व्रत रखा कि गंगा में स्नान किया तथा एक दूसरे के हाथ में एकता रूपी राखियां बांधी। इस दिन बंगाल के कोने कोने में जुलूस व प्रभात फेरियां निकली तथा समस्त बंगाल वंदे मातरम के स्वरों से गूंज उठा। इसी दिन लोगों ने स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का प्रण लिया, जिसमें अरविंद घोष की मुख्य भूमिका रही। तो अब हम आ गए हैं प्लेलिस्ट में। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव स्टडी के नाम से मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट किया है। अगर आपने सभी वीडियोस इसके नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर लिंक दिया गया है। लिंक के माध्यम से आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा MCQs प्रिपरेशन करना चाहते हैं हिस्ट्री का, तो वो भी आपको प्रैक्टिस सेट B और प्रैक्टिस सेट A में मिल जाएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।